पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में डिस्कस किया था। आज उसके लिमिटेशंस या ड्रॉबैक समझते हैं। मैं फटाफट से आपको एक बारी रिवाइज करवाता हूँ कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था और फिर मैं आपको आगे ले चलूँगा इसके ड्रॉबैक्स पे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? न्यूलैंड साहब ने एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने क्या बोला, जो डॉबर्नियर साहब थे, डॉबर्नियर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स करी थी, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी। न्यूलैंड साहब ने क्या बोला, न्यूलैंड साहब ने भी उसी तरीके से काम किया। ये कहते हैं कि मैं एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करते जाऊं तो एक ट्रेंड बनता है। ट्रेंड किस तरह का बनता है? हर फर्स्ट एलिमेंट और हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ध्यान रखना। अब 8वां आएगा। ऑक्सीजन के बाद आपके पास जो आता है वो आता है आपका फ्लोरीन। फिर नियॉन नहीं आता, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आपका आना चाहिए था इसमें पोटेशियम, है ना। क्लोरीन हो गया आपका, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे चलो, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, है ना। तो न्यूलैंड साहब ने कहा था, अगर मैं एलिमेंट्स को, हाँ तो न्यूलैंड साहब ने कहा अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करता हूँ, एटॉमिक मास के बारे में, है ना। एटॉमिक मास मैंने पढ़ा रखा है आप लोग को, एटॉमिक मास पहले पिछली क्लास में। वही न्यूलैंड साहब ने कहा कि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ तो हर फर्स्ट और हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगी। ये फर्स्ट है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगी। अगर आपने इसको फर्स्ट माना है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, अब ये एट्थ बनेगा, इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगी। अगर आपने इसको फर्स्ट माना है तो इसकी रिजेंबल करेगी इससे। तो जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, हर फर्स्ट और हर एट्थ, फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टीज हमेशा रिजेंबल करती हैं। इसलिए इस लॉ में ऑक्ट वर्ड आ रहा है। ऑक्ट मतलब 8 से होता है, पहले और 8वें की प्रॉपर्टी मैच करती है। और न्यूलैंड साहब ने ये कहा था कि ये जो रिपीटिशन है ना, ये तो संगीत की तरह है। जैसे हमारे म्यूजिक में नहीं होता, सा, रे, गा, मा, पा, फिर धा, फिर नी, फिर दोबारा सा आता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। जैसे पहला भी अक्षर सा है और 8वां भी सा है। फर्स्ट और एट रिजेंबल करते हैं संगीत में, वैसे ही यहाँ पर भी करते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है। बट इस लॉ में भी कुछ कमियां थी। ये ऑल्दो काफी अच्छा लॉ लग रहा है डॉबर्नियर से। डॉबर्नियर ने तो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था, ये बहुत सारे एलिमेंट को अरेंज कर पाया था न्यूलैंड अपनी टेबल में। बट इसके लॉ में भी कुछ लिमिटेशंस, कमियां थी। क्या थी उस पर चलते हैं। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक लिखिए आप लोग, व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्वेश्चन लिखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 लिमिटेशन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का यही था कि न्यूलैंड साहब जो थे अपनी टेबल में सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को ही
प्रॉपरली अरेंज कर पाए थे। मतलब देखो, न्यूलैंड के मैंने बताया था पिछली बारी आपको कि टाइम पे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। न्यूलैंड ने उन सबको अपनी टेबल में डाल दिया था, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट न्यूलैंड साहब का जो लॉ है ना, ये ऑक्टेव लॉ, कि हर पहले और 8वें की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी, ये जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल देखा गया। कैल्शियम के बाद आता है क्रोमियम एलिमेंट। क्रोमियम, अगर आप एल्युमिनियम और क्रोमियम के लिए लगाओ ये लॉ न्यूलैंड का, आप देखोगे एल्युमिनियम और क्रोमियम की प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती। क्रोमियम के बाद टेबल में आता है टाइटेनियम। अगर आप देखोगे न्यूलैंड के टाइम पे क्रोमियम डिस्कवर था, टाइटेनियम भी डिस्कवर था, है ना? तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप क्रोमियम देखो जैसे, है ना, तो ये लोग मैच नहीं करेंगे इनकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से, टाइटेनियम की नहीं करेगी सिलिकॉन से मैच। तो न्यूलैंड ने उस समय जितने भी एलिमेंट थे उसको अपने टेबल में फिट तो कर दिया था, बट न्यूलैंड का लॉ सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। सबसे पहला लिमिटेशन यही है, नंबर 1 लिमिटेशन या कमी इसके लॉ की, कि दी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव was applicable to applicable up to only calcium. आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद जो ट्रेंड था ना, एवरी फर्स्ट और 8 वाला, वो नहीं रहा। एवरी फर्स्ट एलिमेंट डिड नॉट रिजेंबल 8th एलिमेंट। फर्स्ट लिमिटेशन तो आप लोग ये लिखेंगे। सेकंड लिमिटेशन न्यूलैंड साहब की ये थी कि न्यूलैंड साहब ने कहा था कि, हाँ, सेकंड लिमिटेशन क्या थी न्यूलैंड साहब की? सेकंड लिमिटेशन ये थी कि न्यूलैंड ने ये प्रिडिक्शन करी थी कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही इस दुनिया में डिस्कवर हो पाएंगे। मैंने बताया था ना आपको, न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट ही हमारे पास डिस्कवर्ड थे। मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट था और आपका थोरियम जो है वो लास्ट एलिमेंट था उस समय। तो न्यूलैंड ने कहा था कि थोरियम तक ही एलिमेंट्स इस दुनिया में डिस्कवर्ड रहेंगे, इसके आगे डिस्कवर्ड नहीं हो पाएंगे। बट ये तो गलत है ना, आप सबको पता है आज हमारे पास करीबन 118 या 19 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं। तो सेकंड उनका ये लिमिटेशन था कि उन्होंने कहा था नो न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, बट टुडे वी हैव मोर देन मैनी एलिमेंट्स एट दैट टाइम। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आज के टाइम पे डिस्कवर्ड हो रखे हैं, और जब उन एलिमेंट्स को, हाँ, डबल से ज़्यादा हैं, और उन एलिमेंट्स को अगर हम आज इस टेबल में फिट करने की कोशिश करें ना, जो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे न्यूलैंड के, तो वो यहाँ पर फिट नहीं हो पाते। जो न्यूलैंड का लॉ था ना कि फर्स्ट एलिमेंट और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेगी, वो मैच नहीं हो पाती। तो सेकेंड लिमिटेशन ये रहेगा न्यूलैंड साहब का, कि न्यूलैंड ने कहा था सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड रहेंगे, बाकी एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, बाकी एलिमेंट भी डिस्कवर्ड हुए हैं दुनिया में। ओके, अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो आपको बताया जाएगा। थर्ड पॉइंट जो न्यूलैंड के लॉ में कमी थी वो ये थी कि न्यूलैंड की टेबल में अगर आप थोड़ा गौर से देखो, कुछ एलिमेंट साथ साथ नहीं रखे हुए। जैसे यहाँ पर CO का मतलब क्या है? कोबाल्ट। और Na का मतलब है निकल। तो न्यूलैंड ने ये कहा, क्या गलती करी न्यूलैंड ने? थर्ड हम ये लिखेंगे, अपनी टेबल को थोड़ा सा फिट करने के लिए न्यूलैंड ने गलती ये करी, कुछ एलिमेंट को उसने साथ साथ प्लेस कर दिया। कोबाल्ट निकल साथ साथ प्लेस कर रखे हैं उसने टेबल में अपनी, जो उसकी गलती थी। दूसरी बात,
गलती ये भी निकली कि जो उसने कोबाल्ट और निकल को प्लेस करा है, उसने उसको क्लोरीन और फ्लोरीन के नीचे प्लेस करा है। कोबाल्ट, निकल तो मेटल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल्स हैं। तो ये लिमिटेशन हो गई उसकी। अपनी टेबल को फिट करने के लिए, अपनी टेबल को ठीक दिखाने के लिए न्यूलैंड ने कुछ एलिमेंट्स को साथ-साथ प्लेस करा, जैसे कोबाल्ट और निकल। दूसरी बात कि कोबाल्ट और निकल जो हैं उसने फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ पुट कर दिए, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल्स हैं और आपका कोबाल्ट, निकल मेटल है। ये गलती हो गई। और एक और गलती हुई इससे। गलती क्या हुई कि कोबाल्ट, निकल तो आयरन की तरह रिजेंबल होते हैं प्रॉपर्टीज में। उसने आयरन को तो इतना दूर रख दिया और कोबाल्ट, निकल को एकदम दूर रख दिया। तो बिल्कुल, तो इन सब लिमिटेशंस की वजह से न्यूलैंड का लॉ फेल होना ही था। और फिर नया लॉ आएगा जो अभी हम देखेंगे। पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट न्यूलैंड के लिमिटेशन का, ही assume that only 56 elements, he assumed that only 56 elements exist in nature and no new elements will be discovered later. न्यूलैंड ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसने कहा सिर्फ 56 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड रहेंगे और कोई नया एलिमेंट डिस्कवर्ड बाद में नहीं होगा, जो उसके लिमिटेशन निकली। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिमिटेशन क्या थी न्यूलैंड साहब की? इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन हिज टेबल, अपनी टेबल में एलिमेंट को फिट करने के लिए न्यूलैंड पुट सम एलिमेंट्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, he placed nickel और कोबाल्ट टुगेदर। अगली लिमिटेशन क्या थी न्यूलैंड की कि एलिमेंट्स को अपनी टेबल में अरेंज करने के लिए कुछ जगह पर दो दो एलिमेंट साथ में रख दिए थे न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने निकल और कोबाल्ट को साथ में रखा था अपनी टेबल में। जैसे यहाँ तो पीछे तो क्या हो रहा है कि सारे एलिमेंट्स अकेले अकेले दिख रहे हैं आप लोग को, बट क्लोरीन के नीचे देखोगे ना आप लोग अपनी बुक में टेबल जो बनी हुई है, वहां पर कोबाल्ट और निकल साथ में प्लेस्ड है। गलती थी उसकी, उसने दो दो एलिमेंट साथ कैसे प्लेस कर दिए, ये लिमिटेशन थी उसकी। दूसरा, निकल कोबाल्ट मेटल हैं, उन्हें कहां पर प्लेस कर रहा है वो? फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, जो नॉन मेटल्स हैं। ये उसकी लिमिटेशन निकली। ऑल्सो ही प्लेस्ड निकल, निकल का सिंबल Ni होता है और कोबाल्ट का CO। C बड़ा है, O छोटा है, ध्यान रखना। N बड़ा है, I छोटा है। ऑल्सो ही प्लेस्ड निकल कोबाल्ट विद नॉन मेटल फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल होता है, एक मिनट। ऑल्सो ही प्लेस्ड निकल कोबाल्ट विद नॉन मेटल्स फ्लोरीन कॉमा क्लोरीन, फुल स्टॉप। तो ये तीन लिमिटेशंस निकली थी न्यूलैंड लॉ के लॉ में, लिख लीजिए। तो इसी में आप लिखिए, ऑल्सो न्यूलैंड, न्यूलैंड प्लेस्ड आयरन, सिंबल क्या होता है आयरन का? Fe। न्यूलैंड प्लेस आयरन अवे फ्रॉम निकल कोबाल्ट when iron
रिजेंबल निकल एंड कोबाल्ट। न्यूलैंड ने आयरन को दूर रखा था निकल कोबाल्ट से, जबकि निकल कोबाल्ट तो रिजेंबल करते थे इसको। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से न्यूलैंड को फेल होना पड़ा था। तो न्यूलैंड के लॉ में काफ़ी कमियां निकली और उन कमियों को पूरा करने के लिए एक रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम है डिमिट्रिव मेंडलीव, इनका नाम है डिमिट्री मेंडलीव, MENDELEEV, डिमिट्री मेंडलीव, जो एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो भी गलतियां थी न्यूलैंड और डॉबर्नियर के लॉ में, उन्हें सुधारने के लिए काम किया और इन्होंने सबसे फाइनेस्ट पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी और उसमें ये सफल भी हो पाए थे। और ऐसा भी कहते हैं बाकी साइंटिस्ट आज के टाइम पे कि जो मॉडर्न टेबल आज हम लोग पढ़ते हैं उसको बनाया तो एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोसेले। मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोसेले, बट उसका जितना काम, जितना हम कह सकते हैं कि जितना जो उन्होंने काम किया था हेनरी, तो मैं कह रहा था कि ना जितना वर्क डिमिट्री मेंडलीव ने किया था अपनी टेबल में, है ना, उससे तो डिमिट्री मेंडलीव ने एक टेबल तैयार करी थी, बट इनकी टेबल भी फेल हो गई थी, उसमें कोई कमी नहीं है। बट हाँ, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोसेले, वो आए थे और उन्होंने अपनी दी थी एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भले ही हेनरी मोसेले की पीरियोडिक टेबल सबसे फाइनेस्ट टेबल है आज के टाइम पे जिसे हम पढ़ते हैं, बट उस टेबल को बनाने का असली क्रेडिट तो जाता है डिमिट्री मेंडलीव को, क्योंकि डिमिट्री मेंडलीव, इनका ही पूरा श्रेय जाता है उस टेबल को बनाने में भी, क्योंकि जिस चीज का अभी इन्होंने यूज करेंगे ना, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसी से जो मॉडर्न टेबल हम पढ़ते हैं वो बनी है। तो ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा। तो मैंने आपको ये बताया अभी कि न्यूलैंड साहब का लॉ फेल हो गया था, लिमिटेशंस थी। न्यूलैंड साहब के लॉ को फेल होने के बाद ये रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव आए और मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाना स्टार्ट किया। जब मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, करीबन 1872 की बात है ये, तो उस समय 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे दुनिया में। और फिर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी हेनरी ये डिमिट्री मेंडलीव ने। कैसे स्टार्ट करा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाने का काम स्टार्ट किया था डिमिट्री मेंडलीव ने, जो आपको लिखवाऊंगा मैं अभी कि उनकी पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था। क्या किया उस समय मेंडलीव साहब ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर्ड थे दुनिया में, उन सब एलिमेंट्स को उन्होंने जो है वो अपने पास इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स उस समय दुनिया में डिस्कवर्ड थे उन सब को अपने पास इकट्ठा कर लिया। किसने? मेंडलीव साहब ने। सपोज करो पहला एलिमेंट लिथियम है, तो उसको अपने पास उन्होंने रख लिया। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, मेंडलीव साहब ने इस एलिमेंट की उन्होंने हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया। जो कंपाउंड बना, से ये लिथियम है सपोज करिए,
जब लिथियम कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ तो बनता है कंपाउंड LiH। जब लिथियम कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है आपका Li2O। जो कंपाउंड बने उनको उन्होंने एक कार्ड पे लिख दिया, लिथियम जो कंपाउंड बने लिख दिया। देन आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एलिमेंट जो उस समय था आपका वो था बेरिलियम। बेरिलियम का भी उन्होंने सेम काम किया। सपोज करिए कि ये आपके बेरिलियम है, तो बेरिलियम का भी सेम उन्होंने काम किया। क्या किया उन्होंने, रशियन साइंटिस्ट ने, कि इसको भी उन्होंने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। जब बेरिलियम रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो आपका कंपाउंड बनता है BeH2 और बनता है BeO ऑक्सीजन के साथ। इसको लिख दिया और ऐसी सभी एलिमेंट्स के साथ उन्होंने करा। कहने का मतलब ये रहा मेरा कि रशियन साइंटिस्ट ने जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड थे उनको वन बाय वन पिक किया। उनका रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से करवाते गए और जो कंपाउंड बन रहे थे उनको उन्होंने एक कार्डबोर्ड पे लिखते गए। 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उस समय, उन सबके साथ उन्होंने ऐसा ही करा। फिर जो जो कंपाउंड्स जो जो प्रॉपर्टी मैच कर रही हैं उनको उन्होंने एक ग्रुपिंग करी। जैसे लिथियम और सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एकदम मैच कर रही हैं। इस तरीके से वो एलिमेंट्स को अरेंज करते गए और उनकी सबसे फाइनेस्ट टेबल बनी थी उस समय की। उनकी टेबल का बेस क्या था? एलिमेंट्स का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब आप कहोगे सर रीजन क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों यूज करा उन्होंने? मेंडलीव साहब का मानना था कि ये लोग हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये लोग सभी एलिमेंट के साथ इजीली रिएक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए इनका यूज करा गया अपनी टेबल को प्रिपेयर करने में और सारे एलिमेंट्स को उन्होंने ऐसे अरेंज किया था। तो आपकी हेडिंग रहेगी अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हम पूरी बड़ी हेडिंग लिखेंगे, पहले इसमें एक स्टार पॉइंट लिखेंगे, हम थोड़ा बताएंगे मेंडलीव साहब के बारे में। आफ्टर न्यूलैंड, रशियन साइंटिस्ट Dmitry Mendeleev attempt to classify elements. During this time, किस टाइम की बात है ये? 1872, जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया था अपना काम। ड्यूरिंग दिस टाइम 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। उस समय 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे एंड मेंडलीव क्लासीफाई देम, और मेंडलीव ने उन सबको क्लासीफाई किया था। एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन का भाई बेस क्या था? आंसर, मेंडलीव relied on the compounds formed by element with
बताओ कंपाउंड जो एलिमेंट्स, हाँ जो एलिमेंट्स थे वो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसका यूज करके मेंडलीव ने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ही चूज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ही चूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकॉज they are very reactive and can react with almost all elements. थर्ड पॉइंट, तो जब ये एलिमेंट्स ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो फिर क्या हुआ, जो कंपाउंड्स बने उनकी प्रॉपर्टीज लिखी एक एक कार्डबोर्ड पे मेंडलीव ने, और फिर उन सबको एलिमेंट्स को अरेंज करा। he then he then wrote properties of compound formed and wrote on the cardboard and then arranged जी, उन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से अपनी टेबल तैयार करी थी। एंड देन अरेंज ऑल एलिमेंट्स विद अकॉर्डेंस टू देयर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज, जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज दिखी एलिमेंट्स की और जो फिजिकल प्रॉपर्टी दिखी उस तरीके से क्लासिफाई किया और ऐसे उनकी टेबल तैयार हुई।